Hello people, I hope you're all doing wonderful. Today I'm here to talk to CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट स्पेसिफिकली. अगर कोई एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है. एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए मैं नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग 30th से कुछ लेक्चर्स है वो लेकर आने वाला हूँ दिसंबर टाइम के बच्चों के लिए. तो वो नेक्स्ट वीक रहेगा. दिस एंटायर वीक इज डेडिकेटेड फॉर CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. तो CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स कुछ ऐसा है दैट 23rd से लेकर 29th तक आई एम प्लानिंग कि आपके मॉड्यूल 3 को लेके जो हम एक लास्ट पुश दे सकते हैं ना, वो एक लास्ट पुश देने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स की. मैं आशा कर रहा हूँ कि पढ़ाई आपकी बहुत बेहतरीन चल रही है. एंड एनीवेज इस बार दिसंबर टाइम के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग हेल लॉट ऑफ रैंक्स एंड आउटस्टैंडिंग मार्क्स बिकॉज प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन समय मिला था. आई नो एंड आई अंडरस्टैंड दैट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी, बट आई एम इन टच विद स्टूडेंट्स. जिस तरह से मेरी बात हो रही है, आई बिलीव दैट यू गोइंग टू स्कोर आउटस्टैंडिंग इन द कमिंग अटेम्प्ट. अब होता है ऐसा यारो दैट पेपर्स जो आपके होने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी नो लेस देन अ फाइट. एक युद्ध से कम नहीं होने वाला है. तो उसके लिए जो एक आपको लास्ट मोमेंट पे पुश चाहिए होता है ना, जो एक चीज होता है कि लास्ट मोमेंट पे हाँ ये बारीक बारीक चीजें जहां पे परेशानी हो सकती है, उन परेशानियों को किस तरह से टैकल करना है उसके लिए एक छोटी सी सीरीज है. सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, फंडिंग की बात करूंगा, MCS की बात करूंगा, देयरआफ्टर IBC की बात करूंगा. सबसे पहले फंडिंग की बात करता हूं. अगर मैं मॉड्यूल 3 की बात करूं तो मॉड्यूल 3 में द ओनली सब्जेक्ट इन विच योर लाइफ कुड बी मेड अ लिटिल डिफिकल्ट इज फंडिंग. बिकॉज अगर MCS को सही तरीके से पढ़ा है तो आप कम एग्जामिनेशन के नीचे तो आप क्या आएंगे ही नहीं. और ओपन बुक के अंदर एनीवेज आपको ऑप्शनल पेपर होता है लास्ट वाला, जो ओपन बुक ऑप्शनल पेपर है उसमें ऑप्शनल का मतलब है अपने इंटरेस्ट से लेते हो. एंड देन इफ एट ऑल यू चूजिंग अ सब्जेक्ट आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, तो अगेन वहां पे भी आपको एग्जामिनेशन के अंदर परेशानी होने वाली नहीं है. तो ग्रुप 3 के अंदर फंडिंग कुड बी अ ट्रिकी सब्जेक्ट, बट आई थिंक कि कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. फंडिंग के अंदर भी बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस ड्राफ्टेड है और उसको आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना होता है जिससे कि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए. वहां पर कुछ इस तरह समझिए कि एग्जाम में जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरली हर एक स्टूडेंट को परेशान करते हैं और एग्जामिनेशन के अंदर आपको परेशान कर सकते हैं. जो टॉपिक्स एग्जामिनेशन में आपको परेशान कर सकते हैं, एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स हु आर इवन एमिंग फॉर अ रैंक और हु वांट टू स्कोर नथिंग लेस देन अ 70. तो वहां पे वो टॉपिक्स जहां पे यार ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, जहां पे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे जो कि आपके लिए स्कोर करना मुश्किल कर देंगे. तो कौन कौन से टॉपिक्स से आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए और उन टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इन द कमिंग वीक. तो अगर मैं बात करता हूं फंडिंग की, तो फंडिंग के अंदर जैसे कि चक्रव्यूह होता है, तो चक्रव्यूह में 7 चक्र होते हैं. हर एक चक्र को आपको भेदना होता है बेस्ट पॉसिबल तरीके से, तब जाके जो जीत होती है वो आपकी होती है. उस प्रकार से अगर मैं कहूं फंडिंग के अंदर तो देयर आर 7 टॉपिक्स जो कि आपको अपनी जीत से थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं. जीत का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग रह सकता है. किसी के लिए रैंक लाना एक जीत होगी. आई एम इन टच विद अ फ्यू पीपल हु आर मतलब हु आर गोइंग टू स्कोर नथिंग लेस देन टॉप 5 रैंक्स, मैं ऐसा कह रहा हूं. तो वो भी एक व्यक्ति के लिए एक जीत हो सकती है. एक व्यक्ति के लिए गेटिंग द डिग्री कुड बी अ जीत. तो जीत हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस जीत तक पहुंचने के लिए फंडिंग जैसे सब्जेक्ट के अंदर देयर आर 7 चैप्टर्स, देयर आर 7 टॉपिक जो एक व्यक्ति जब पढ़ता है उसको परेशानी होती है. ये 7 चैप्टर्स कौन से देखिए, एंड आई बिलीव हर वो स्टूडेंट जिसकी पढ़ाई हो चुकी है वो इस चीज से एग्री करेगा दैट दीज आर द 7 टॉपिक्स जहां पे दीज आर 7 चैप्टर्स जहां पे उसको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी. पहला ICDR. ऑफ कोर्स ICDR इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथी चैप्टर्स एंड एग्जामिनेशन के उसके भरपूर क्वेश्चंस आते हैं. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर आपने इसको ऊपर से पढ़ लिया तो आपको लगेगा इजी है, बट अगर आप उसकी बारीकियों में जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि दिस कुड बी अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लगता है हमें कि पूरा रियल एस्टेट जैसा ही है, बट उसके अंदर काफी चेंजेस भी हैं, तो उसको भी सही तरीके से पढ़ना है. बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, आई डोंट थिंक कि वो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों में से किसी एक पे पूछा जाएगा. तो आप रियल एस्टेट बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ के गए और इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दिया. एंड व्हाट इफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि आपका रियल एस्टेट से कॉमन आंसर नहीं बनता, एक अलग तरीके से आंसर देना था. तो द थर्ड टॉपिक वुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. देन इट इज AIF एंड अदर्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाला जो एक चैप्टर है उसके अंदर बहुत कुछ दूसरा भी है और सब्सटेंशियली AIF के बारे में. तो AIF के 3 टाइप्स, फर्दर सब टाइप्स, तो दैट गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अ स्टूडेंट इवेंचुअली व्हेन ही इज स्टडीइंग. Then chapter number 9 foreign funding. Foreign funding could be tricky and especially external commercial borrowing पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है. और उसके अंदर ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि चेंज हो चुका है, तो वो अमेंडेड पोर्शन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी स्टूडेंट्स का वीक रहता है. फॉरेन फंडिंग एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक रह सकता है.
उसके बाद में आप सबको पता है, आप सबको परेशान करने वाला टॉपिक एलओडीआर, एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन। फंडिंग के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं एंड में, 2 चैप्टर्स जिसमें लिखा हुआ है कि वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। एंड स्पेशली पार्ट बी सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और एग्जामिनेशन के अंदर 40 मार्क्स के लिए आता है पार्ट बी। तो वहां पे आपके चारों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें से एलओडीआर तो एक इंपॉर्टेंट है ही है, और उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन है जो स्टूडेंट्स को ऑफन ट्रबल करता है। सो व्हेन आई एनालाइज, मेरे हिसाब से ये 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान कर सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। कीपिंग इट ऑल अपार्ट कि दीज आर द 7 चक्र, ये 4 चैप्टर्स, ये 7 चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपको डिफिकल्ट हो जाए आंसर करना, इफ इट ऑल यू जस्ट रेड इट ऊपर से। तो इन 7 का एक लास्ट मिनट रिकैप इज वेरी नेसेसरी टू एंश्योर दैट परफेक्ट नॉट्स इन द एग्जामिनेशन। सो इन 7 टॉपिक्स को यहां पे मैं कवर करने का प्लान है। आईसीडीआर और एलओडीआर आप सबको पता है कि कवर हो चुका है। आईसीडीआर और एलओडीआर का जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि कोई व्यक्ति अगर है जिसने अभी भी नहीं देखा है तो उसको देख लें। फिर उसके आगे मैंने शेड्यूल बताया कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आई विल बी टेकिंग ऑन 23rd, दैट इज टुमारो। इंफ्रास्ट्रक्चर 24th, 25th, 26th, 27th। इस तरह से फंडिंग के ये जो सारे क्रीम टॉपिक्स हैं ये सारे हम कवर करने वाले हैं। इन सबका टाइमिंग रहेगा 9 PM। डेट्स यहां पे क्लियर है, 9 PM रात को लेक्चर्स होने वाले हैं। ओके, एक खास बात बता देता हूं बस, ये लेक्चर 9 PM, ऑफ कोर्स 9 to मैं नहीं कह रहा हूं, बिकॉज ये टॉपिक की नीड के हिसाब से चलेगा, कि जैसे जैसे टॉपिक की नीड है उस हिसाब से चलेगा। आई एम गोइंग टू इंश्योर कि उसके एक एक बारीक कंसेप्ट जो सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा उस रिवीजन के अंदर। तो रिवीजन 9 to का कोई एंड नहीं है, ये आपने लाइव ही देखना है, ये आपने लाइव ही देखना है। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इस लेक्चर को प्राइवेट कर दूंगा। द पर्पस इज दैट यू टू एंश्योर कि डिसिप्लिन तरीके से आप अभी देख के खत्म कर लें, बिकॉज इसको आपने और प्रोलॉन्ग नहीं करना है कि हाँ यार इसको बाद में देख लूंगा, नहीं। तो ये लाइव ही दिखेगा। वंस द लेक्चर विल बी ओवर तो वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। देयर आफ्टर ये सब चीजें हो गई 27th को। 1 दिसंबर के दिन, 1 दिसंबर के दिन मैं इन सारे वीडियोस को फिर पब्लिक कर दूंगा। तो 1 दिसंबर के बाद अगर कोई व्यक्ति है जो किसी इनमें से एक आधा दिन बिजी है और वो उस एक दिन का नहीं देख पाया, तो 1 दिसंबर के बाद देख सकता है। अदरवाइज आपने डेली 23rd, 24th, 25th, 26th एंड 27th को रात को 9 बजे लाइव रहकर और ये वीडियोस कंप्लीट कर लेना। आई हैव क्लियर, मैं लाइव ही रहूंगा तो साथ में कंप्लीट हो जाएगा। एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आफ्टर यू डिलेड एंड देन द पर्पस इज नॉट सर्व। तो 9 से जो भी टाइम रहेगा आपने लाइव अटेंड करना है। इतना ज्यादा नहीं होगा कि मैं रात भर पढ़ा रहा हूं, तो आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका अगले दिन का रूटीन हैम्पर हो जाएगा। 9 PM का ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा लेक्चर्स एट 9 PM सो दैट इन द एंटायर डे यू आर स्टडिंग अपने रूटीन के हिसाब से, बिकॉज प्रोफेशनल्स के अंदर सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो आप अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ेंगे एंड रात को हम लोग डेली मिलेंगे और हम लोग ये जो क्रीम टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। लाइव ही अटेंड करना है। जिन बच्चों को किसी कारण से कोई टॉपिक मिस हो जाता है वो 1 दिसंबर के बाद में सारे पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पे, तो आप बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फंडिंग। सर, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि से मुझसे रेगुलर बैच में नहीं पढ़ा है और ऐसा है कि हाँ सर ये मैं लेक्चर्स देख के जा रहा हूँ, क्या सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ लूंगा तो हो जाएगा क्या? आप समझो कि जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो ये होंगे 7 सबसे कठिन सवाल। इसके अलावा एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी तो आने वाले हैं, तो इजी क्वेश्चंस के लिए भी आपको जो बेसिक पढ़ाई है वो तो करनी है, बट दीज आर दोस टॉपिक्स जिससे एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव से मैंने यहाँ पे क्रीम सेलेक्ट किया। ऑफ कोर्स इसके अलावा फंडिंग के अंदर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल का भी मैं लेक्चर आपका ले चुका हूं। तो न्यूमेरिकल का भी जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट वो भी आप देख के जाएंगे, बिकॉज एग्जाम में ये तो है ही 7 टॉपिक्स के साथ में एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है, विच कुड बी अ गेम चेंजर, बिकॉज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 10 on 10 भी आप ला सकते हैं वहां पे, या फिर अगर आपको टॉपिक नहीं पता है 10 में से 0 पे रह सकते हो। ओके, तो न्यूमेरिकल भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया अबाउट फंडिंग। अब मैं बात करता हूं अबाउट एमसीएस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एमसीएस को लेके सबसे पहले तो कैसा है कि बच्चों के दिमाग में फंसी बहुत ज्यादा, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट एमसीएस कि सर एमसीएस में कौन कौन से केसेस एप्लीकेबल हैं, नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले जब वर्चुअल स्टूडेंट्स के साथ में लाइव गया था तब उन बच्चों को मैंने बताया था, बट कोई व्यक्ति है जिसने वो नहीं देखा है तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि अपने सारे बच्चों ने एग्जाम में क्या पढ़ के जाना है। अपने सारे बच्चों ने एग्जाम में 300 अप्रॉक्स जो केसेस थे ना पहले सिलेबस में, जो आपने रेगुलर बैच के साथ में पूरे पढ़े हैं, 300 जो पूरे केसेस हैं जो कि आपके जून के मॉड्यूल के अंदर थे, जून 2020 के मॉड्यूल के अंदर जो आपके 300 केसेस थे वो सारे पढ़ने हैं, एक भी कट नहीं हुआ है, वो सारे के सारे पढ़ने हैं। प्लस आपने पढ़ने हैं 48 केसेस। ये सारे केसेस अप्रॉक्स 300 है और 48 के जो केसेस सारे आपने पढ़ के जाना है।
अब आपके साथ ऐसा होगा दैट सर इंस्टीट्यूट का 300 तो समझ में आया हमें कि 300 केसेस सारे के सारे पढ़ने, बट सर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल जो सप्लीमेंट आया है उसमें तो कुछ 15 केसेस के अप्रॉक्स ही हैं, तो फिर वाई 48 केसेस? देखिए कैसा हुआ था कि इंस्टीट्यूट ने नया मॉड्यूल दिया था, नए मॉड्यूल में तकरीबन 48 नए केसेस थे, फिर इंस्टीट्यूट ने उस मॉड्यूल को बिल्कुल विड्रॉ कर लिया और उसमें से सिलेक्ट करते हुए कुछ 15 केसेस दिए कि दिसंबर 10 में 15 केसेस एप्लीकेबल हैं, और साथ ही साथ उन्होंने फर्स्ट पेज पे एक चीज लिख दी कि इसके अलावा भी इंस्टीट्यूट कोई भी लेटेस्ट केस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि कोई भी लेटेस्ट केस पे क्वेश्चन पूछ सकता है यार। सो देन अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड कि मैं 300 केसेस पढूं प्लस 15 केसेस पढूं और उसके अलावा इस पूरे साल में जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं वो भी सारे पढूं। सो प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट के लिए वो सारे पढ़ना इंपॉसिबल है, मतलब वो 15 तो पढ़ ही सकता है लेकिन इस साल के वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस कैसे पढ़ेगा? तो वहां पर व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो भी इस साल के इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि वो इस दिसंबर 10 के लिए एप्लीकेबल करना चाह रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द रिवाइज्ड मॉड्यूल वाज विथड्रॉन, वो एप्लीकेबल नहीं कर पाए, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उससे एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अ वेरी सिंपल पॉइंट इज 300 केसेस पढ़ने प्लस 48 के 48 केसेस पढ़ने। ये जो मेरे 48 केसेस हैं इसके अंदर वो एडिशनल 15 केसेस कवर हो जाते हैं। तो मुझे ये मत बोलना सर टाइम कम है, कोई व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी आलस आ रहा है तो वो 48 सारे ना पढ़े, इसमें से सिर्फ आए हुए 15 पढ़ ले, ठीक है? तो वो कैसे पता चलेंगे? मैंने 48 के नोट्स और वीडियोस दिए हैं, आप सप्लीमेंट देखेंगे तो उसमें से 15 आपको पढ़ने होंगे, बट मैं मेरे किसी भी बच्चे को ये सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरा सजेशन क्लियर है, 300 प्लस 48। और मैं टाइम कितना लग रहा है? एक बार देखना है ना, आई गेस वो 48 केसेस आप देख भी चुके हैं, तो एक बार देखना होता है, उसके बाद में रिवीजन तो वापस जब मैं आपका करवा दूंगा उसमें आपको बिल्कुल परेशानी होगी नहीं। क्लियर है? सो आई एम वेरी क्लियर, टू बी सुपर सेफ इन द एग्जामिनेशन एवरी स्टूडेंट हैज टू डू दोस 300 केसेस एंड दीस 48 केसेस, एंड डू नॉट आस्क दैट सर 15 कर ले क्या? आप चाहो तो कर सकते हो, मेरा सजेशन हर एक बच्चे को है कि 48 के 48 करके जाए। क्लियर है? अब MCS का मैं ऑलरेडी मैराथन यूट्यूब पे अपलोड कर चुका था, लेकिन उसके अंदर ऑफ कोर्स वो 300 केसेस ही हैं, बिकॉज ये जो 48 केसेस आएंगे उसके बाद आए। तो 28 नवंबर को मैं एक रिवाइज्ड मैराथन अपलोड करूंगा MCS का, उसके अंदर वो 300 केसेस तो रहेंगे रहेंगे, साथ में जो 48 केसेस का भी मैं एक मैराथन रिवीजन करवा दूंगा और उस पूरे का एक प्रॉपर क्लिप बना के, प्रॉपर मैराथन बना के वापस अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे इंस्पायर के, सो दैट जो बच्चा दिसंबर अटेम्प्ट दे रहा है उसके उस मैराथन के अंदर सारे ये 300 के 300 केसेस का रिवीजन और ये 48 केसेस भी 348 सारे केसेस का जो क्विक रिवीजन है वो उस मैराथन के अंदर रहेगा। तो उस मैराथन का डुअल पर्पस ये रहेगा, एक तो अभी आपने पढ़ लेना है, उसके साथ में एग्जाम के एक दिन पहले भी आप उससे पढ़ सकते हैं। तो इवन इफ यू वांट कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको पढ़ना है तो एग्जाम के एक दिन पहले 1.5 पे लगा के आप 6-7 घंटे के अंदर पूरे सारे केसेस का क्विक रिवीजन कर पाओगे। ओके, सो दैट मैराथन इज गोइंग टू कम अप ऑन यूट्यूब ऑन 28 नवंबर। मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट है, देखो डेली आपके पढ़ाई का रूटीन तो रखो, बट नेक्स्ट 6 डेज में जब मैं रात रात को आपको फंडिंग पढ़ा रहा हूं, दिन में 3-4 घंटे करके MCS पूरा कंप्लीट कर लो, सो दैट 27 तक आपका MCS कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे 348 सारे केसेस आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। वो 48 केसेस अगर किसी बालक ने नहीं देखे हैं तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वो देख लीजिएगा। सारे कंप्लीट कर लो ताकि 28 के दिन एक बार बैठ के सारा क्विक रिकैप कर लिया एंड यू आर डन। एंड MCS में आप चाहें तो एक साथ में बैठ के नहीं किया, डेली भी आपने अगर कंपनी लो एक दिन निपटा रहे हैं, आप सिक्योरिटीज लो एक दिन और एक दिन भी करके कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। एंड देयरआफ्टर एज आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड टू माय स्टूडेंट्स कि आप लोग जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, कभी आप रात को सो रहे हैं, उस टाइम पे लगा के भी सुन लिया तो MCS तो आपका रिवीजन वैसे भी हो जाएगा अच्छे से। क्लियर है? सो 28 को जो MCS का मैराथन आएगा, इट विल हैव ऑल द केसेस, मैं कह रहा हूं सिलेक्टिव केसेस नहीं, इट विल हैव ऑल द केसेस का क्विक रिकैप एप्लीकेबल फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। क्लियर अबाउट MCS? 28 नवंबर। एंड देन कम्स IBC। IBC के लिए पहले कह चुका हूं कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं इंसॉल्वेंसी लॉ के, वी हैव डन इनफ। हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी लॉ का सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, उसका सारथी बना दिया है, सारथी को कैसे यूज करना है वो कर लिया है, दिसंबर के एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स कर लिए, पास के पेपर सॉल्व कर लिए। सो वी आर ऑल डन विद इंसॉल्वेंसी लॉ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इस पर आपको और समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोबेबली कुछ समय पहले ही अपना सब्जेक्ट चेंज किया है और वगैरह 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 करके इंसॉल्वेंसी लॉ पे आए हैं, तो और जो कि अब इंसॉल्वेंसी लॉ सेल्फ कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट सजेस्ट एनी स्टूडेंट टू बाय लेक्चर्स जस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जामिनेशन और सो। नहीं करना चाहिए, फिर आप मतलब आपको सेल्फ स्टडी का समय ही नहीं मिल पाता है। तो मेरा कभी सजेशन नहीं रहता है, मतलब आपने लेक्चर्स बहुत पहले ले लिए तो ले लीजिए, अदरवाइज अगर 1-1.5 महीने पहले आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, मतलब जस्ट एग्जाम फॉर्म फिल करते समय ही आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके सेल्फ स्टडी के अलावा ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं है, राइट? जो तीनों ग्रुप दे रहे हैं ऐसे बच्चे स्पेशली। तो यहाँ पर इन सर्कमस्टांसेस में जो बच्चे ऐसे हैं जो कि IBC का सेल्फ स्टडी कर रहे हैं,
उन बच्चों के लिए एक सेशन लाऊंगा मैं, दैट विल बी ऑन 29th ऑफ नवंबर। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंसॉल्वेंसी लॉ मुझसे पढ़ चुके हैं, उनके लिए सेशन नहीं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डन इनफ। आप बस सारथी, जो मैंने आपको आपके लास्ट लेक्चर के अंदर बताया, उसी तरह से पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए। सारथी जैसे आपको समय मिलता है इंसॉल्वेंसी लॉ का, उसको गो थ्रू करते रहिए एज टाइम परमिट्स। दिस सेशन इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी लॉ की। तो उनके लिए आई बी गाइडिंग देम इनफ तरीके से कि किस तरह से आपने पढ़ना चाहिए इंसॉल्वेंसी लॉ को, कौन से चैप्टर्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। पास्ट ईयर पेपर का भी यहाँ पे डिस्कशन कर दूंगा, क्या क्या एग्जाम में कैरी करना है भी बता दूंगा, एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विल बी अटेंडिंग द पेपर एंड जो कि सेल्फ स्टडी करके जा रहे हैं। क्लियर है हम लोग? तो यहाँ पे आई गेस आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट फंडिंग, MCS and insolvency law, and this is how this week will ensure that मॉड्यूल 3 को लेके जो आपको एक लास्ट पंच चाहिए था ना, जो एक लास्ट पुश चाहिए था ना, वो इस वीक में मिल जाएगा। जी जान लगे पढ़िए, there's nothing which is going to stop you. I've got very high hopes from you, and anyways I believe that अब this is the time when you have to give your 100% time for self study only. ये आपने पूरा self study के लिए देना चाहिए समय। बट अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि this would be of some help, तो 110% you can attend these and take the benefit. अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल 3, अब अगर मैं जनरली बात करता हूँ फॉर अदर सब्जेक्ट्स, तो आई गेस आप बच्चों का सौम्य मैम के जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं उनका तो अच्छे से रिवीजन हो ही चुका है। सलीम सर ट्यूसडे से रिवीजन स्टार्ट करें, उसका आपको अलग से पोस्ट मिल ही जाएगा। 24 से इवनिंग में 6 PM पे वो स्टार्ट करने वाले हैं, उनका भी रिवीजन, तो वो भी आपको नोटिफाई हो ही जाएगा बहुत जल्दी। 6 to 9 के आसपास वो लेने वाले हैं, एंड ही इज गोइंग टू अगेन टेक सिमिलर 7 सेशंस, जिसके अंदर वो सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं। उसके अलावा नीलम सर का भी एक सेपरेट वीडियो आया था, जिसके अंदर आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर कि किस तरह से वो RCD, किस तरह से DD, किस CRI, इन सब के आपके मैराथन होने वाले हैं। सो ऑल द सब्जेक्ट का जो एक लास्ट पुश चाहिए होता है यहाँ पे अवेलेबल है, बट इंश्योर दैट यू आर गिविंग ड्यू टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडीज, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द वन विच इज गोइंग टू क्लियर यू, which is going to help you clear the examination in the best possible manner. Clear you means clear the examination. Okay, so बस तरह से पढ़ते रहिए. Our best wishes are with you, and I'll see you people tomorrow at 9 PM. Okay, thank you so much people. Ta-ra.